हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। आज हम नया पाठ लेकर आए हैं बेटा। अगर हम पाठ का नाम शुरू करूं उससे पहले आपको बस बताना चाहूंगा कि पाठ की यहाँ पर जरूरत क्यों महसूस हुई है। हम जब संसाधन पढ़ रहे थे तब हमने भूमि संसाधन पढ़ा पाठ नंबर 3 में। फिर हमने सर जल पढ़ा, फिर हमने खनिज पढ़ा। जब संसाधनों को पढ़ लिया है तो संसाधनों को किसी भी देश के अंदर अगर हम बात करें, जब हमने संसाधनों को पढ़ लिया है ना बेटा, समझना मेरी बात को, तो उन संसाधनों को काम में भी तो लेना होगा। तो काम में लेने के लिए क्या जरूरत है? नियोजन की जरूरत है। तो हमारा अगला पाठ है नियोजन। समझ रहे हैं आप? पाठ क्यों आया है? संसाधनों के कारण आया है। तो पाठ का नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास आप जानते हैं, पहले से शब्द सुना हुआ है 9वीं में 10वीं में। अब हम नियोजन के बारे में बात करेंगे। देखिए नियोजन क्या होता है। नियोजन ये होता है सर कि आज हमारे पास में 2 तारीख है और अभी 6 दिन बाकी, हमारे पास में 5-6 दिन बाकी है। तो हम इन 5-7 दिन का यूज कैसे करें, है ना। यानी हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसका हम उपयोग अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार करें, वही नियोजन होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर नियोजन संसाधनों का करना है। तो नियोजन का तात्पर्य सोच समझकर उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए किसी क्षेत्र विकास के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना तथा उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों का चयन करना, क्रियान्वयन करना नियोजन कहलाता है। मान लीजिए हम भारत की बात करें, भारत में हम मान लीजिए मरुस्थल इलाके की बात करें, तो पहले हमने क्षेत्र को चुना, फिर हमने यहां पर संसाधन देखे। तो यानी उस क्षेत्र के विकास के लिए जो उपलब्ध संसाधन है उनका सोच समझकर उनका उपयोग करना, उसके लिए एक रूपरेखा बनाना और उसके लिए एक गतिविधियों का क्रियान्वयन करना, यह नियोजन कहलाता है। देखो अब नियोजन करना है, इतना बड़ा भारत है, तो इस नियोजन को करने के लिए कोई तो संस्था होनी चाहिए जो संसाधनों के बारे में, या फिर हम बात करें कि कहां पर कितना खर्चा करना है, शिक्षा के बारे में वो सोचे। तो ऐसी संस्था थी योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना हुई है 15 मार्च 1950 में। लेकिन ये योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाती थी जो 5 साल की होती थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी 1951 में। ठीक है जी। अब योजना आयोग का काम क्या था? योजना आयोग का काम यह था कि केंद्र व राज्य के मध्य समन्वय बनाते हुए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करना। यहां पर आप नियोजन का मतलब समझ चुके हैं बिल्कुल। नियोजन का मतलब आप कहीं पर भी मान लीजिए, हम यहाँ खनिज को पढ़ रहे हैं, जल को पढ़ रहे हैं, भूमि को पढ़ रहे हैं, तो किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना कि किसी भी निश्चित क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र आपका था, उसके विकास के लिए हम कार्यक्रम की रूपरेखा बना सके। लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान ले लिया नीति आयोग ने। अब नीति आयोग क्या होता है, ये मोस्ट है, ध्यान रखना आप। नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। नेशनल यानी राष्ट्रीय, इंडिया यानी भारत, ट्रांसफॉर्मिंग यानी परिवर्तन, और संस्था। ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप देख लेना। इसके पदेन अध्यक्ष पीएम है, पीएम होते हैं। पदेन का मतलब जो इस पद पर बैठेंगे, पीएम पर बैठेंगे, वो ऑटोमेटिक ही नीति आयोग के अध्यक्ष बन जाएंगे। योजना आयोग में भी यही था। वर्तमान में और सबसे पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं? श्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। नीति आयोग के कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है? ये केंद्र और राज्यों को सलाह देता है एवं देश के आर्थिक निर्माण में, विकास में ये राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करता है कि सेंटर जो है उसका भी विकास होता रहे, साथ में राज्यों का विकास हो। भाई आप अगर मान लीजिए घर में एक सदस्य का विकास थोड़ी करेंगे, सभी सदस्यों का विकास करेंगे, तभी तो पूरे परिवार का विकास होगा। तो इस राज्य जो है वो हमारे देश के सदस्य हैं। अब देखिए नियोजन के प्रकार, नियोजन के प्रकार क्या होते हैं, थोड़ा मैं आपको बताता हूं, हिंट देता हूं। आपकी क्लास है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं नियोजन इस प्रकार से करूंगा कि मैं अपना पाठ है तो पाठ को बांटूंगा कि हम भैया एक किताब ऐसी है, दूसरी किताब ऐसी है, तो हम इस किताब को इतने दिन में करेंगे, इस पाठ को इतने दिन में करेंगे। तो एक बांट लिया हमने, खंड खंड कर लिए मैंने पाठ के। तो पहला होता है खंडीय नियोजन। इसमें हम क्या करते हैं, कोई सी भी अर्थव्यवस्था है उसको हम विभिन्न सेक्टरों में बांट लेते हैं। जैसे स्वास्थ्य में बांट लिया, स्वास्थ्य पर इतना होगा, शिक्षा पर इतना होगा, परिवहन पर इतना होगा खर्च, इस तरीके से हमको करना है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेक्टर को, अर्थव्यवस्था के उदाहरण लें, हम विभिन्न सेक्टरों में बांट लेते हैं। तो वही हमने किया, पढ़ाते वक्त हमने किताब को बांट लिया। लेकिन मुझे मालूम पड़ता है कि भाई यहां पर से ये 4 बच्चे ऐसे हैं जो बैठे हैं क्लास में, ये 4 बच्चे आप हैं या कोई भी है जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं उनके लिए, उन बच्चों के लिए अलग से योजना बनाऊंगा। वो योजना ही क्या होती है? प्रादेशिक नियोजन होती है। यानी देश के सभी क्षेत्रों में समान आर्थिक विकास नहीं होने पर उस क्षेत्र में जो भी हमको समस्या मालूम पड़ी, मुझे मालूम पड़ा इन बच्चों को दिक्कत है, मुझे मालूम पड़ा भारत में
छोटा नागपुर पठार में दिक्कत है, मरुस्थलीय क्षेत्र में दिक्कत है, पर्वतों में दिक्कत है, पर्वत के जो राज्य उनमें दिक्कत है, तो वहां पर पिछड़े क्षेत्रों में समान लाभ पहुंचाने के लिए मैं उस क्षेत्र के अनुसार योजना का चयन करूंगा। ठीक है, तो खंडीय नियोजन में अर्थव्यवस्था को विभिन्न सेक्टरों में बांटना और प्रादेशिक नियोजन में देश के सभी क्षेत्रों में समान आर्थिक विकास नहीं होने पर पिछड़े क्षेत्रों को समान लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं को तैयार करना, योजना को चयन करना। अब लक्ष्य क्षेत्र के नियोजन ये क्या होते हैं? देखिए, लक्ष्य क्षेत्र का नियोजन ये है कि आप पहले तो चुनेंगे तो सही ना। आप मान लीजिए भारत की बात करें तो आपको पठार को चुनना है, मरुस्थल को चुनना है, पर्वतीय क्षेत्रों को चुनना है, आप किसको चुनना चाहेंगे? तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता दूर करने के लिए हम कुछ क्षेत्रों को चुनते हैं। तो दो है, या तो हम क्षेत्र को चुनेंगे या हम लोगों के समूह को चुनेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, या तो लक्ष्य क्षेत्र होगा या लक्ष्य समूह होगा। ठीक है, बिल्कुल आपका जुड़ते आ रहा है, आपको रटना नहीं है। अब क्षेत्र क्या होगा? कमांड नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो हमने जल क्रांति अभियान में पढ़ा था। सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जहां सूखाग्रस्त क्षेत्र की समस्याएं देखेंगे। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जहां पर्वतों के राज्यों की उसकी हम समस्याओं को देखेंगे। लक्ष्य समूह के अंदर क्या होगा? हम समूह को बांटेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपकी क्लास में 4-5 बच्चों का समूह है, वो दिक्कत कर रहा है, उनको समस्या आ रही है, तो वो उनको देखते हुए अपनी योजना को बनाऊंगा, तो वो एक चीज हो जाती है। तो एक तो है लघु कृषक विकास संस्था, SFDA, फुल फॉर्म भी आ सकती है, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, लिख लीजिएगा। सीमांत कृषक विकास संस्था, माइनर यहां आ गया फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, यानी सीमांत कृषक विकास संस्था। ये दो समूह है। हम इस किताब में पढ़ने जा रहे हैं इन दो को, केवल सूखाग्रस्त को, पर्वतीय को। ना इसको पढ़ेंगे ना इसको पढ़ेंगे, लेकिन याद रहना चाहिए। ओके जी सर। पहली, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। नाम से सुस्पष्ट है कि पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, पर्वतीय राज्यों की समस्या के बारे में अध्ययन करेंगे। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। इसमें क्या किया गया? यूपी के सारे पर्वतीय जिले, हम अगर हमारे प्यारे भारत की बात करें तो यूपी, लेकिन यूपी से अब टूटकर उत्तराखंड हो गया है, बात उत्तराखंड की चल रही है, लेकिन उस वक्त यूपी था, पुरानी योजना है। तो यूपी के सारे पर्वतीय जिले, मिकिर की पहाड़ी, कछारी की पहाड़ी असम में, दार्जिलिंग दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, नीलगिरी की पहाड़ी आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सॉरी पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी कहां हो गई? तमिलनाडु में। इनको मिलाकर कुल 15 जिले थे। यानी पर्वतीय पंचवर्षीय योजना, पैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और पैसे 15 जिले। ओके जी। अब एक 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति, वो क्या कहती है कि इनके अलावा 600 मीटर से ऊंचे सभी पर्वतीय जिले जो जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में शामिल नहीं है, जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में शामिल नहीं है, उन्हें आप पर्वतीय क्षेत्र में शामिल कर लीजिए। ठीक है, उन्होंने कहा बाद में 81 के अंदर कि ये तो है, लेकिन 81 में वो खुद सलाह देते हैं कि जो जिले 600 मीटर से ऊंचे हैं लेकिन जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में शामिल नहीं है, उन्हें पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल कर लीजिए। अब देखिए, इस समिति ने कुछ सुझाव भी दिए। वो सुझाव देखिए क्या है। पहला तो इस जो पर्वतीय जिले हैं, इस योजना में सभी लोग लाभान्वित हो, ऐसा नहीं आप कुछ लोगों को यह लाभ दे रहे हैं। स्थानीय संसाधनों का विकास हो, सभी जो संसाधन है उनका तो विकास हो। ऐसा नहीं आप बाहर से एजेंसी ला रहे हैं, लेकिन स्थानीय संसाधन है, पर्वत है, वहां पर कोई नदी है, कोई बांध है, उनका भी विकास होना चाहिए। जीवन निर्वाह जो उनकी अर्थव्यवस्था है, पर्वतों में चारागाह होते हैं, पशु चारक होते हैं, उनको विकास उन्मुखी बनाना। प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण ना हो। ऐसा नहीं है कि आपने व्यापार तो खोल दिए, लेकिन वहां के पिछड़े क्षेत्र है, वहां के संसाधनों का दोहन हो रहा है, वहां के लोगों को मजदूर बनाकर उनसे काम कराया जा रहा है कम पैसे पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, ये उन्होंने सुझाव दिए, है ना। और यह कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी का विकास, रोपण कृषि, पशुपालन, वानिकी, ग्रामीण उद्योग तथा स्थानीय संसाधनों के विकास के उद्देश्य के बारे में बात करता है। यानी ये कहता है कि सभी लोगों को लाभ होना चाहिए, जो स्थानीय संसाधनों का विकास होना चाहिए, प्रादेशिक विषमता नहीं होनी चाहिए, लोगों की जीवन निर्वाह व्यवस्था विकासोन्मुखी होनी चाहिए, पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, और पहाड़ी क्षेत्रों में आप शिक्षा के क्षेत्र में, आप रोजगार के क्षेत्र में, पशुपालन में, सभी में आपको काम करना चाहिए। अब आता है सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम। चौथी पंचवर्षीय योजना में चला था भैया, चौथी में, ये याद कर लेना, लिख लेना इसको, है ना। अब यहां पर उद्देश्य क्या है? सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को पहले तो रोजगार उपलब्ध कराना और दूसरा सूखे के प्रभाव को कम करना।
पहला रोजगार उपलब्ध कराना, दूसरा सूखे के प्रभाव को कम करना। क्षेत्र कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मरुस्थल, पूरा हमारा पश्चिमी हिस्सा है तो राजस्थान गुजरात आ गया, पश्चिम मरुस्थल हो गया। महाराष्ट्र में मराठावाड़ा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में रायलसीमा और तेलंगाना का पठार सूखाग्रस्त क्षेत्र है, और कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु की उच्च भूमि। आप रायलसीमा, तेलंगाना का पठार, मराठावाड़ा के बारे में सुनेंगे तो यहाँ तो किसान आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये क्षेत्र सूखाग्रस्त में आता है। अब क्या किया गया? चौथी में तो करा, लेकिन पंचम पंचवर्षीय योजना में इस योजना के कार्य क्षेत्र को बढ़ाकर सिविल निर्माण पर बढ़ा दिया गया। अब थोड़ा सा जोड़ के देखें बेटा, यहां पर मैंने कहा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है, चूंकि ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है तो कृषि तो हो नहीं रही थी, तो इन्होंने यहाँ सिविल निर्माण, जैसे मान लीजिए नरेगा है, बिल्डिंग निर्माण है, कोई रोड निर्माण को यहाँ पर लागू कर दिया जिससे लोगों को रोजगार मिल जाए। लेकिन हुआ क्या, इससे यहाँ का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया। आपने जहां पर हरियाली करनी थी, जहां पर आपको यहाँ पर क्या नाम, आपको फसल उगानी थी, वहां की जगह आपने तो बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। तो बाद में क्या हुआ? सिंचाई परियोजना, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चारागाह विकास कार्यक्रम जैसी संरचनाओं को विकास करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि यहां से दिक्कत आ रही थी। और बाद में आधारभूत सूचनाएं हैं, संरचना है, जैसे विद्युत, सड़कों पर ध्यान, विद्यालय पर ध्यान, ये दिया गया। पिछड़े क्षेत्रों की विकास समिति ने यह पाया, जिन्होंने वहां पर सुझाव दिए थे, उन्होंने ये पाया कि इस कार्यक्रम का मुख्य रूप से कृषि विकास तक ही सीमित है, कृषि विकास, लेकिन रोजगार की कमी हो रही थी। अब रोजगार की कमी है तो लोगों ने क्या किया? सीमांत भूमि का उपयोग करने लगे, जिससे पर्यावरण असंतुलन होने लगा। आप यूं समझिए कि यहां पर जैसे मान लीजिए कोई राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर कृषि विकास तक करने काम कर रहे थे पहले, लेकिन जब रोजगार की कमी हुई तो क्या किया गया? रोजगार की कमी हुई तो लोग सीमांत भूमि को काम लेने लगे, द्वितीयक कार्यों में, तृतीयक कार्यों में। तब इन्होंने सिविल कार्य प्रारंभ किया है। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाकर जल संभर विकास कार्यक्रम से पारिस्थितिक संतुलन पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि क्या करें, हम वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराते हैं, जल संभर कार्यक्रम चलाते हैं, बावड़ियां हैं उन बावड़ियों को साफ करते हैं, कोई कुएं बावड़ी उनको साफ करते हैं, वहां पर उनको सफाई कराएंगे, उनको लोगों को रोजगार देंगे, तो उससे क्या होगा? पारिस्थितिक संतुलन सही हो जाएगा। 1967 में योजना आयोग ने 67 जिलों की पहचान की, सूखा संभावित जिलों के बारे में। याद करें ना, 67 जिले। और 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र का मापदंड लेकर पुनः सूखा संभावित क्षेत्र का चयन किया। इन्होंने 72 के अंदर वापस चेंज किया और उन्होंने बताया कि 30% जो सिंचाई से कम होगा उसे हम सूखा में शामिल कर लेंगे। तो ये सूखा ग्रस्त आपके विकास कार्यक्रम है, चौथी में आया। इसके क्षेत्र देख लीजिए, फिर कुछ योजनाएं देख लीजिए, सिविल योजनाएं देख लीजिए, चारागाह के हिसाब से किया गया है, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। अब केस अध्ययन आता है। अब केस अध्ययन को सुनिए आप, यहां पर आपके पास में यहां पर केस अध्ययन है, और केस अध्ययन क्या है? भरमौर क्षेत्र में जनजातीय विकास कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रम से मतलब है वो केस अध्ययन है। तो यहां पर क्या बताया गया है कि एक भरमौर जनजातीय क्षेत्र कहां पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य हो, उसका चंबा जिला है और 2 तहसील हैं, भरमौर और हुली। यानी इन्होंने, भरमौर क्षेत्र कहां है? राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिला चंबा है और तहसील है भरमौर होली। तो यहां पर 1818 किलोमीटर का फैला हुआ क्षेत्र है, जहां गद्दी जनजाति रहती है, जहां पर इनकी जो भाषा है वह गद्दियाली। अब इसमें क्या कहा गया है? 3 नदियां हैं, 3 नदियां हैं, आप देख लीजिए। बुदिल है, आपके पास में बुदिल नदी है, रावी नदी है और तुंदाह नदी है। इन 3 नदियों के बीच में स्थित ये क्षेत्र है। उत्तर में पीर पंजाल है, दक्षिण में धौलाधर है, ठीक है। और 3 नदी है, देखिए, रावी, बुदिल और तुंदाह। तो धौलाधर और रावी के बीच में होली क्षेत्र है, रावी और बुदिल के बीच में खानी क्षेत्र है, और आपके तुंदाह और बुदिल के बीच में या पीर पंजाल के बीच में कुक्ति है और इधर तुंदाह है। यानी 3 तो आपके क्या है? आपके पास में नदियां हैं, बुदिल, रावी, तुंदाह, और आपके पास में 4 क्षेत्र हैं। तो क्या लिखेंगे आप? भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले की 2 तहसील भरमौर और होली में है, 1818 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये बुदिल, रावी, तुंदाह के मध्य होली, खानी, कुक्ति और तुंदाह क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर में पीर पंजाल है और दक्षिण में धौलाधर है, और कुछ अक्षांश देशांतर है। अब इसमें कुछ खास बातें देखिए आप यहां पर कि 1970 में गद्दी जनजाति को एसटी में शामिल किया गया, एसटी में। 74 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजाति उपयोजना प्रारंभ हुई है। ये खास बात है, जनजाति उपयोजना कब प्रारंभ हुई है? 74 में प्रारंभ हुई है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई है, इसको लिख लेना आप।
है ना। जनजाति उपयोजना कब प्रारंभ हुई है? 5वीं पंचवर्षीय योजना में 74 में। जैसे भरमौर को समन्वित जनजातीय विकास में शामिल किया गया है, आईटीडीपी। तो आईटीडीपी की फुल फॉर्म भी आती है, आईटीडीपी, इंटीग्रेटेड ट्राइब डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम को में शामिल किया गया है। कब? 74 में। 21 नवंबर 1975 में यह अधिसूचित जनजाति क्षेत्र बन गया है। कौन सा? भरमौर जनजाति क्षेत्र जो है, जो भरमौर जनजाति क्षेत्र है वो 21 नवंबर 1975 को अधिसूचित जनजाति क्षेत्र बन गया है। ये डेट याद करनी है। 70 में गद्दी जनजाति को एसटी में शामिल किया गया, 74 में आपकी जनजाति उपयोजना बनती है 5वीं में, और नवंबर 75 में यह अधिसूचित जनजाति क्षेत्र में शामिल हो गया है। ऐतिहासिक तौर पर गद्दी क्या थे? पशुपालक थे। तो इस योजना में गद्दी जनजाति जो पशुपालक थे उनको थोड़ा सा मोड़ा गया है, उनका आर्थिक जो उनकी अर्थव्यवस्था थी उसको बदला गया है। इस योजना में परिवहन, संचार, कृषि, सामाजिक समुदाय सेवाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। और इनका मुख्य उद्देश्य था क्या? मुख्य उद्देश्य ये था कि गद्दी जनजाति के जीवन स्तर को सुधारना। और जीवन स्तर कैसे सुधरेगा? उनके जो पशुपालक जो जीवन था उसको मोड़कर उनको कृषि की तरफ मोड़ना, है ना। तो कृषि की तरफ कैसे मोड़ा? देखिए आप, इसमें जनजाति उपयोजना से जो जोड़ा गया तो इससे कुछ लाभ हुए। देखिए आप, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, यहां पर आपको बात किया कि इसको 74 के अंदर जनजाति उपयोजना में जोड़ दिया गया, तो उससे लाभ क्या हुआ? देखिए आप, एक तो क्या हुआ, साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई, बाल विवाह में कमी आई, लिंगानुपात में सुधार आया। गद्दियों में साक्षरता थी वो 65% हो गई 2011 में, 65% क्या हो गई? साक्षरता हो गई। गद्दियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था जो पहले पशुपालन थी, मैं बात कर चुका हूं, जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित थी। या तो पशुपालक थे या जीवन निर्वाह कृषि थी, यानी मान लीजिए खुद के अनाज, खुद के पेट की पूर्ति के लिए अनाज करना, उसको क्या कर दिया गया? व्यापारिक कर दिया गया, यानी उनको दाल व अन्य नकदी फसलों पर जो फसल उगाने के लिए प्रेरित किया गया। यानी उनको पशुपालक से और जो जीवन निर्वाह कृषि से उनको दाल व अन्य नकदी फसलों पर उनको उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ऋतु प्रवास में कमी आई। इस योजना से महत्वपूर्ण योगदान विद्यालय, पेयजल, सड़क संचार व स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ। और सबसे खास बात, इसमें जो सबसे ज्यादा सुधार हुआ वो हुआ है आपके रावी के पास में लगा हुआ जो तट है, होली क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा, इन 4 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सुधार कहां हुआ है? यहां पर हुआ है। देखिए, रावी नदी साथ लगे होली व खानी क्षेत्र में इस योजना से सबसे अधिक लाभ हुआ है। रावी नदी कहां पर है? ये रही, इससे इधर खानी में और नीचे होली में, यहां पर सर्वाधिक लाभ हुआ है। ठीक है, तो हमने 70 में गद्दी जनजाति को एसटी में शामिल किया गया, 74 में पंचवर्षीय योजना को जनजाति उपयोजना में शामिल किया गया। ये सब डेटे आपको याद करनी है। और अधिसूचित जनजाति क्षेत्र में शामिल किया गया भरमौर को नवंबर 75 के अंदर। अब सतत पोषणीय विकास क्या होता है? देखिए सर, हम 10वीं से पढ़ रहे हैं सतत पोषणीय विकास क्या होता है, और हमारे दिमाग में ये आता है कि एक ऐसा विकास जिसमें हम संसाधनों का उपयोग इस प्रकार कर रहे हैं कि वर्तमान पीढ़ी तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती रहे, लेकिन भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को बचाया जा सके, उसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। बिल्कुल आसान है। तो विकास क्या एक स्थिर प्रक्रिया है क्या? नहीं सर, विकास एक गति का बहुआयामी संकल्पना है। आज किसी बच्चे का विकास हो गया तो इतना ही विकास होगा क्या? धीरे धीरे बदलेगा। आज कोई व्यक्ति बड़ा भी हो जाता है तो उसके कई तरीके के उसके विकास होते हैं। सर्वांगीण विकास होता है, उसके शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है। तो विकास एक गतिक यानी लगातार चलने वाली और बहुआयामी संकल्पना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकास की अवधारणा आर्थिक वृद्धि से संबंधित थी। तो वो पहले क्या था, हम ये समझते थे कि कोई सा परिवार हुआ या कोई सा भी देश हुआ, वो अगर अर्थव्यवस्था के रूप से मजबूत है तो वो देश विकसित है। लेकिन बाद में क्या हुआ, 70 के दशक में या फिर बाद में जब पर्यावरण प्रदूषण होता है, हम पर्यावरण के प्रति सजग होते हैं, तब उसके बाद में हम थोड़ा सा लोगों के कल्याण यानी लोगों के कल्याण, रहन सहन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता के साथ वृद्धि पर इस पर जोर देने लगे। ठीक है, तो इसमें आपको यह समझना है कि 1980 के दशक तक विकास एक बहुआयामी संकल्पना के रूप में उभरा, जिसमें समाज के सभी लोगों के लिए सामाजिक, भौतिक, आर्थिक विकास की ओर बात करी गई। पहले केवल आर्थिक विकास था। 60 में पर्यावरणीय समस्या आती है और पर्यावरणीय समस्या के साथ में देखा गया कि भैया अगर हम सतत पोषणीय विकास करना चाहते हैं, संसाधनों को बचाए रखना चाहते हैं, तो हमको विकास करना पड़ेगा संसाधनों के साथ में। अब यहां पर कुछ नया परिवर्तन होता है। 1967 में एयरलिच की पुस्तक आती है द पॉपुलेशन बम। याद कर लेंगे, पॉपुलेशन बम, बम फूटता है तो हवा कहां फैलती है? हवा एयर में होती है, यानी बम जो फूटता है विस्फोट कहां होता है? हवा में होता है। तो द पॉपुलेशन बम, एयरलिच।
72 में मिडोज की पुस्तक आती है द लिमिट्स टू ग्रोथ। देखिए दोनों में आप देखिए, द पॉपुलेशन बूम बता रही है कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, द लिमिट्स टू ग्रोथ बता रही है कि भी विकास की भी सीमा है। जनसंख्या अगर विकास कर रहे हैं, आप किसी देश का विकास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप संसाधनों को बिल्कुल तहस नहस कर दें। तो यहां पर हमको पर्यावरण संतुलन की बात की जा रही है, यह दोनों में पर्यावरण संतुलन की बात की जा रही है परिभाषा में। तो यहां पर थोड़ी बहुत सतत पोषणीय विकास की बात हुई है। देखिए आप, पर्यावरण के प्रति चिंता को बढ़ाते हुए सतत पोषणीय विकास की बात हुई है। फिर क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है WECD, विश्व पर्यावरण विकास आयोग, वर्ल्ड एनवायरमेंट, है ना, कॉपरेशन डेवलपमेंट, इन्होंने क्या किया, एक आयोग की स्थापना की जिसके प्रमुख थे हरमन बटलैंड। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने WCD की स्थापना करी, जिसके प्रमुख थे हरमन बटलैंड, जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे। इस आयोग ने 1987 में एक रिपोर्ट पेश की, उसका नाम था ओवर कॉमन फ्यूचर। भाई ये दो किताबें तो आई गई थी, द पॉपुलेशन बम एयरलेस की 68 में, द लिमिट्स टू ग्रोथ मिडोस 1972 में। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि पहले केवल आर्थिक को देख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे 70 80 के दशक तक हम कहां पहुंच गए कि हमको लोगों के कल्याण को भी देखना पड़ेगा, पर्यावरण। यहां तो लोगों के कल्याण की बात हो रही है खाली, लेकिन यहां पर हमने 60 के दशक में सीख लिया कि पर्यावरण की बात भी करनी पड़ेगी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने WCD की स्थापना करी, प्रमुख था हरमन बटलैंड। इन्होंने 87 में ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट प्रस्तुत की, और चूंकि इसके अध्यक्ष हरमन बटलैंड थे, तो यहां को बटलैंड रिपोर्ट कहते हैं। इस ओवर कॉमन फ्यूचर ने, जिसको बटलैंड रिपोर्ट कहते हैं, इन्होंने सतत पोषणीय विकास की परिभाषा दी। और इन्होंने क्या परिभाषा दी, इन्होंने ये कहा कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण करना, बिल्कुल सामान्य परिभाषा है। संसाधनों का संरक्षण करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यह सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कहलाता है। आपने मानव विकास का हमने स्तंभ पढ़े थे, उसमें सतत पोषणीय विकास था। तो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ी के लिए हमें संसाधनों को बचाना है, ये सतत पोषणीय विकास की अवधारणा है। आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है बड़े में, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। देखिए इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र, ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक किया गया सुधार था, पारिस्थितिक संतुलन को बनाने का सुधार था, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान बिल्कुल सूखा पड़ा था। तो किया गया क्या कि व्यास कुंड से एक नदी निकलती है व्यास, और मानसरोवर में राक्षस ताल से नदी निकलती सतलज। ये दोनों नदी पंजाब में हरी की बैराज मिलती है। यहां से एक नहर निकाली गई, और वो नहर, जिसको इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, वो राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ के मसीतावाला में, और वो ही उसे ही हम इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। तो हम क्या देखेंगे इसमें, देखिए आपको यहां पर दिख रहा होगा, हम ये जान रहे हैं इसके अंदर कि राजस्थान के अंदर एक उसकी काया पलट करने के लिए, उसकी पारिस्थितिक संतुलन को दूर करने के लिए, पारिस्थितिक संतुलन में सुधार करने के लिए हमने क्या किया कि सतलज और व्यास का संगम, जो हरि के बैराज से एक नहर निकाली गई, जो राजस्थान के मसीतावाली हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, उसे हम इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। इस नहर की प्रेरणा किसने दी? इस नहर की जो प्रेरणा थी वो दी, आप इसको यहां देखें, इस नहर की प्रेरणा दी आपके प्रेरणादाता थे कंवर सेन थे, बीकानेर के थे, ठीक है। और 1948 में इन्होंने किताब लिखी, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता, है ना। कंवर सेन थे, इन्होंने किताब लिखी, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता, इन्होंने किताब लिखी। कंवर सेन नाम था इनका, मैं यहां लिख देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा हो। कंवर सेन था, इंजीनियर थे, और 1948 में इन्होंने पुस्तक लिखी, बीकानेर राज्य में पानी की अवस्था। यहां पर सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर की बात की गई, लेकिन उन्होंने इसको नाम दिया राजस्थान नहर। और इन्होंने प्रेरणा किससे ली? गंग नहर से ली है, ठीक है। इन्होंने 31 मार्च 1958 में इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन हुआ, गोविंद वल्लभ पंत साहब ने किया था। यानी 31 मार्च, इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन कब होता है? 31 मार्च 1958 को होता है। और गोविंद वल्लभ पंत साहब ने कहता है 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। तो इंदिरा गांधी नहर की प्रेरणा कौन है? आपके कंवर सेन है, बीकानेर के हैं। इन्होंने
इस मतलब राजस्थान नहर की बात करी, गंग नहर से प्रेरणा ली, मूल नाम राजस्थान नहर है, लेकिन 2 नवंबर 1984 को उसका नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इसकी उद्घाटन हुआ 31 मार्च 1958 में गोविंद वल्लभ पंत साहब के द्वारा। अब सुनिए आप, हरिके बैराज से आपके मसीता वाले तक का जो हिस्सा आता है, ये वाला, इसको कहते हैं राजस्थान फीडर। देखिए आप, इंदिरा गांधी का निर्माण 2 चरणों में हुआ, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। प्रथम चरण में राजस्थान फीडर है, तो इंदिरा गांधी नहर से, यानी जो आपकी इंदिरा गांधी नहर निकल रही पंजाब में, वहां से हरिके बैराज से आपके राजस्थान में प्रवेश करने का जो हिस्सा है, उसे हम राजस्थान फीडर कहते हैं। आप इसको यूं समझिए कि ये हिस्से की बात हो रही है, ये आपके हरिके बैराज से लेकर मसीतावाली तक का हिस्सा है, इसको हम राजस्थान फीडर कहते हैं। 204 किलोमीटर ये लंबा है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहां से हरिके बैराज से मसीतावाली हनुमानगढ़ तक, फिर मुख्य नहर चालू होती है अंदर, राजस्थान से अंदर, ये मसीतावाली से बनाई गई दातोड़ तक, ये मसीतावाली से बनाई गई दातोड़ तक 189 किलोमीटर। पहले चरण में केवल यहीं तक का काम हुआ, ठीक है, यहां से यहां तक का। द्वितीय चरण में फिर क्या किया गया, इसको दातोड़ बीकानेर से इसको मोहनगढ़ जैसलमेर तक लाया जाएगा, और फिर आखिरी में गडरा रोड बाड़मेर तक लेकर आए। यानी 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर थी, 189 किलोमीटर मुख्य नहर थी प्रथम चरण में, फिर 256 किलोमीटर और बनाई गई, ठीक है। तो आप इसमें, हम इस नहर की कुल लंबाई कितनी हो गई, 204, 189 और 256, यानी 649 किलोमीटर हो गई। इसमें 204 क्या है, राजस्थान फीडर है, और ये दोनों क्या है, ये मुख्य नहर है। इस नहर तंत्र की कुल लंबाई कितनी, 9060 किलोमीटर है। यह क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी नहर से 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य सिंचाई में उपलब्ध हो गई है। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर भी कहते हैं, इसको हम इंदिरा गांधी नहर तो कहते ही हैं, इसको राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं, जीवन रेखा भी कहते हैं। ये सब समझ गए होंगे आप। निकलती कहां से है, ये हरिके बैराज संगम से निकलती, सतलज और व्यास से। राजस्थान प्रवेश कहां करती है, हनुमानगढ़ मसीतावाली में करती है। इसका प्रारंभिक बिंदु राजस्थान में कौन सा है, मसीतावाली हनुमानगढ़ है। इसका अंतिम बिंदु राजस्थान में कौन सा है, गडरा रोड बाड़मेर है। ये याद रख लेना आप, अंतिम बिंदु है। कौन सा बिंदु है, अंतिम बिंदु है, ठीक है जी। लाभान्वित जिले बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। सकारात्मक प्रभाव क्या हुए इंदिरा गांधी के, देखिए सकारात्मक प्रभाव होंगे, क्योंकि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना था, तो मृदा में नमी आई है, जिससे वनीकरण और चारागाह में विकास हुआ है। पारंपरिक जो फसलें थी, चना था, बाजरा था, ग्वार था, उसका स्थान अब गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया, क्योंकि पानी आ गया है, सिंचाई होने लगी है, तो इसका स्थान किसने ले लिया है, गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया है। और वनीकरण के कारण मरुस्थलीकरण में भी कमी आई है। यह सकारात्मक प्रभाव है, ये आप याद कर लीजिएगा, बड़े क्वेश्चन में आ जाता है। अब नकारात्मक प्रभाव क्या है कि सघन सिंचाई और जल के अत्यधिक प्रयोग से जल भराव की समस्या होती है, मृदा लवणता की समस्या उत्पन्न होती है। देखिए मैं बताता हूं आपको, यहां पर आगे हम सेम की समस्या पढ़ेंगे, तो इस सेम की समस्या को समझ लीजिए आप। इंदिरा गांधी नहर के अंदर आप बात करें, ये राजस्थान हमारा, यहां पर पहले बारिश नहीं थी, लेकिन अब इंदिरा गांधी नहर से पानी की जरूरत हो गई, पानी खूब आ गया है। तो होता क्या है कि यहां पर नीचे की तरफ, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में नीचे की तरफ क्या है, चूने की चट्टान है, क्या है, चूना पत्थर है। अब चूना पत्थर आपने देखा होगा कि पहले जो चूने के मकान बनते थे तो कली होती थी, तो उसमें पानी डाल देते थे। तो चूना क्या करता है, पहले पानी को सोखता है, तो जैसे यहां पानी आता था तो ये पानी अंदर जाता था, अंदर जाने के बाद में मिट्टी से पानी सूख जाता था। फिर लेकिन जब कली में आप पानी डालते हैं तो पानी सोखता है, पानी को सोखता है कली, और फिर उसको बाद में चूना उस पानी को सुबह तक छोड़ देता है वापस। तो ये पानी वापस ऊपर जाता है, और ऊपर आने के बाद में क्योंकि ये पानी अंदर नहीं जा पा रहा है, और यहां पर जल भराव की समस्या आ जाती है। किसकी समस्या आ जाती है, जल भराव की समस्या आती है। और जब ये पानी उड़ जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, तो चूंकि पानी चूने के पत्थर से आया था, तो यहां पर नमक की परत बिछ जाती है, जिसको हम सेम की समस्या कहते हैं, जिसको हम सेम की समस्या कहते हैं। तो सेम की समस्या क्या है, आप लिखेंगे इंदिरा गांधी नहर में अति सिंचाई के कारण पानी जो होता है वो चूने के पत्थर में यहां पर रिसाव होकर पुनः वापस तल पर जल भराव की समस्या लाता है, और एक नमक की परत को बिछा देता है, जिसको हम सेम की समस्या कहते हैं। इसके कारण ये जो परत होती है ना, ये हो जाती है कठोर, और फिर जैसे पानी होता है वो नीचे जा नहीं पाता है। तो इस कठोर परत को तोड़ने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, हम जिप्सम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, हम जिप्सम मिलाते हैं। यही सेम की समस्या है। अब सघन सिंचाई और जल के अत्यधिक प्रयोग से जल भराव और मृदा लवणता की समस्या उत्पन्न हो गई है, ये नकारात्मक प्रभाव है इसके।
अब इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में अगर सतत पोषण विकास करना है तो क्या उपाय होगा? पहला, जल प्रबंधन नीति का कठोरता से पालन होगा। भैया जल निकल रही है, आप इसमें आगे नहीं पढ़े, हम आगे टॉपिक से पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी नहर में लिफ्ट नहरें हैं, यानी नहर जैसे आ रही है आपके पास में तो लिफ्ट नहर है कि पानी यहां चलेगा, फिर यहां चलेगा, वहां चलेगा। तो इस तरीके से लिफ्ट नहर है, पानी जहां चाहिए वहां पहुंचाया जाना चाहिए, है ना। तो चरण फर्स्ट में कमांड क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई की जाए, चारागाह व फसल उगाने में सिंचाई की जाए, है ना। शस्यावर्तन में जल सघन फसलों को ना बोकर खट्टे फसल बोए जाए, खट्टी फलों की खेती की जाए। देखिए पहला तो कमांड क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई की जाए, ऐसा नहीं कि फसल की रक्षा के लिए सिंचाई की जाए, ऐसा नहीं पानी को आप अति भराव कर दें, है ना। चारागाह फसल उगाने में सिंचाई की जाए, थोड़ा बहुत पानी डाला जाए। शस्यावर्तन में यानी फसल को बदल बदल कर बोने में जल सघन फसलों की जगह खट्टे फसलों की खेती की जानी चाहिए। और भूमि विकास ओसरा पद्धति चलाई जानी चाहिए। मैंने कहा लिफ्ट नहर है, पानी आ रहा है तो एक बार पानी यहां चलेगा, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो ओसरा पद्धति होनी चाहिए। तो ये आपके इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में अगर सतत पोषण विकास करना है तो पहला काम जल प्रबंधन नीति का कठोरता से पालन होना चाहिए, जिसमें आप कमांड क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई करेंगे। आप दूसरा चारागाह आप फसल उगाने के लिए सिंचाई करेंगे। शस्यावर्तन के अंदर आप गहन फसल जो होती है, सघन फसल न बोकर खट्टे फलों की आप खेती करेंगे। और भूमि विकास ओसरा पद्धति को अपनाएंगे। अंतिम है जलाक्रांत तथा लवणता से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार करना और वनीकरण द्वारा वृक्षों की मेखला बनाते हुए वनीकरण द्वारा आपने यहाँ पर पेड़ बना दिए, चारों तरफ पेड़ बना दिए, मरुस्थल के विस्तार को रोकना व चारागाह का विस्तार करना। ये आप याद कर लेना, बहुत ही मोस्ट है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषण विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय, पहला कठोरता से पालन, दूसरा शस्यावर्तन के कारण फसल सघन को छोड़कर खट्टे फलों की कृषि, भूमि विकास ओसरा पद्धति, जलाक्रांत तथा लवणता से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार और पेड़ लगाना, वनीकरण करना, ये प्रमुख कारण है। तो हमने आज ये पाठ पढ़ लिया है। पाठ था सतत पोषणीय नियोजन। हमने नियोजन क्या होता है, खंडीय नियोजन, प्रादेशिक नियोजन, फिर पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ा, फिर उसके बारे में हमने सूखाग्रस्त विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ा, हमने भरमौर जनजातीय क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के बारे में पढ़ा, और अंत में हमने इंदिरा गांधी नहर के बारे में सब कुछ बातें जानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप बस यूं ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू बेटा।